हेडिंग लगाओ रे, आवर्त सारणी के ब्लॉक व उनके तत्व। आवर्त सारणी के ब्लॉक व उनके तत्व। आवर्त सारणी के कितने ब्लॉक होते हैं रे? एस एंड एफ। पहले कौन से ब्लॉक की बात करेंगे? एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में फर्स्ट आता है कौन सी धातुएं आती हैं उसमें? 8 धातुएं। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम। आगे पोटेशियम। आरबी। गैस। और एफ आर। याद करने का तरीका, एलिना की से फरियाद। शब्द में कितने शब्द में है ना, 3 है एक साथ। ए ली ना है, इसके बाद में की, रब से फरियाद। ठीक है। परमाणु क्रमांक। अब वो धातुई संख्या याद कर लो रे। इसका कितना है? 1। कितने जोड़ोगे? 2। कितना आएगा? 3। अब कितने जोड़ोगे? 8। कितना आ जाएगा? 11। अब कितने जोड़ोगे? 8। कितना आ जाएगा? 19। अब कितने जोड़ने हैं? 18। कितना आएगा? 33। अब कितने जोड़ोगे? 18। कितने आ जाएगा? 55। कितना आएगा? 55। और अब कितने जोड़ दोगे? 32। कितना आ जाएगा? 87। आपके प्रत्येक वर्ग में ये रूल लगेगा रे। ठीक है। एक में कितना जोड़ोगे? 2। 2 के बाद 8। 8 के बाद 8। 8 के बाद 18। 18 और 32। ठीक है। या आपके कितने हो जाएंगे सारे के सारे परमाणु, जो आपके परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन सदैव किस में जाएगा? एस में जाएगा। ठीक है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा इनका? एस में जाएगा। इसके बाद वाला जो तत्व आएंगे उनमें भी क्या जाएगा रे? एस में जाएगा। ठीक है। तो पहले एक लाइन लिखो और बात करते हैं। देखो, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। पहली ब्लॉक की हेडिंग लगा दो एस ब्लॉक। फर्स्ट 4 धातुएं बेस मेटल। क्या नाम है रे इसका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम। ये फ्रांसियम या फेरेंशियम?
ये आपका फ्रांसियम। परमाणु क्रमांक 1, 11, 19, 37, 55 एंड 81। याद करने की इसकी ट्रिक, लेना, सबसे याद। का परमाणु क्रमांक 1s1 का क्या लिखू रे? एम एस 1। इसका यहाँ क्या आएगा? हीलियम आया तो अब यहाँ ऑर्गन या नियॉन? नियॉन। गैस 1। अब क्या आ जाएगा? आर्गन। 4s1। अब क्या आ जाएगा रे? के आर टॉन। 5s1। और अब क्या आ जाएगा? जेनॉन। 6s1। और यहाँ क्या आ जाएगा रे? रेडॉन। ये 7s1। जो पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के आए हैं वो आंख बंद करके बैठे रहें, कुछ समझ में नहीं आएगा। कल ही कह के गया था आपको, क्योंकि ये सारी कहानियां मैं आपको पहले ही समझा के आया हूँ कि हीलियम और ये कहाँ से उठ उठ के आ रहे हैं। अभी ये हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए रे? 2। इसमें कितने चले गए? 10। इसमें 18। इसमें 36। इसमें 54 और इसमें 86। अब एक चीज आपको बताऊं, आपको ये चीज भी साथ साथ याद हो गई है कि हाँ, हीलियम के बाद में नियोन आता है, नियोन के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में क्रिप्टॉन, इसके बाद में जिनॉन और इसके रेडॉन। यदि इनके परमाणु क्रमांक याद है आपको तो एक एक जोड़िए किसके आ जाएंगे रे? इनके आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपको यदि कोई भी वर्ग का एक परमाणु क्रमांक याद हो और आपको यदि ये रूल पता हो कि पहले 2 आते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, तो आपको परमाणु क्रमांक का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। और आपको याद करने के लिए ट्रिकें बहुत काम आएंगे रे, इस साइड वाली। अरे ये तत्व एग्जिस्ट करता है, एफआर फ्रांसियम तत्व है, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का अर्थ है जैसे आप इन सबको नॉर्मल वे में प्राप्त कर सकते हो। क्या इसको आप नॉर्मल वे में प्राप्त कर सकते हो? नहीं। ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं ये 6 से प्राप्त होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके डीके के द्वारा प्राप्त किया जाता है इसको। ठीक है, ये उनके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट लगा के मैं आगे लिखवा दूंगा। लिख दिया? अब देखो एक बार, आपका जो एस ब्लॉक है पहला, तो क्या बोलते हैं रे अपन? क्षार धातुएं। अब पहले तो ये समझो कि क्षार धातुएं बोलते क्यों हैं। क्षार धातुएं इसलिए बोलते हैं कि इसमें जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनके द्वारा जो हाइड्रोक्साइड बनाए जाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड सदैव किस में घुलनशील होते हैं रे? जल में। किस में घुलनशील होते हैं? जल में। अब देखो रे,
आपको एक छोटा सा एक चीज याद रखनी है, यदि हाइड्रोक्साइड है तो क्या जुड़ेगा रे उसके लास्ट में? कोई यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना है मेरे को, फॉर्मूला NaOH। एक चीज ध्यान रखो रे, ये जो OH है ना, ये OH ये उन्हीं यौगिकों के लास्ट में आएगा जो जो क्या होते हैं रे, हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड। आपको कल ही ये शॉर्ट ट्रिक में बताए गए वो सारी की सारी, ठीक है, कि कार्बोनेट होते हैं, या शायद एक दिन मैंने लिखवाई भी है ना क्लास में ये शॉर्ट ट्रिक है सारी। जिसके लास्ट में CO3 CO2 ये आ जाए वो सारे के सारे क्या है? कार्बोनेट हैं। जिसके लास्ट में O3 O2 ये आ जाएंगे सारे के सारे क्या है? ऑक्साइड है। SO2 SO3 सल्फेट या सल्फाइट, ठीक है। इसके अलावा यदि यही H, ये जो H है, ठीक है, ये H इन दो के पहले आ जाए, जैसे HCO HCO2 या HSO2 या HSO3, यदि इनके पहले आ गया है तो ये बाई कार्बोनेट या क्या बन जाएंगे? बाई सल्फाइड या बाई सल्फेट बन जाएंगे। लेकिन यही H किसके ऑक्सीजन के आगे जुड़ जाए तो क्या बना देगा रे? हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कौन से यौगिक कैसे क्या कहलवाते हैं। जिनके लास्ट में ये यौगिक आए, ठीक है, कार्बोनेट कहलाएंगे सारे के सारे। जिनके लास्ट में ये आए क्या कहलाएंगे रे? ऑक्साइड कहलाएंगे। जिनके लास्ट में ये आए ये क्या कहलाएंगे? आपके सल्फाइड। यदि इन दोनों के पहले क्या जुड़ जाए रे? हाइड्रोजन जुड़ जाए तो बाई कार्बोनेट या बाई सल्फाइड या सल्फेट बोल सकते हो आप, ठीक है। और लेकिन यही हाइड्रोजन किसके बाद में जुड़ जाए रे? ऑक्सीजन के बाद में जुड़ जाए तो क्या बनाएंगे? आपके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। अब मैं आपको ये इतनी कहानी बता क्यों रहा हूँ कि मैं आपको हर जगह ना कई बार बोलूंगा ये सल्फाइड बनाते हैं, ये कार्बोनेट बनाते हैं, ये आपके ऑक्साइड बनाते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कार्बोनेट या अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन का मिलाप है, ठीक है। सल्फाइड अर्थात सल्फाइड एंड ऑक्सीजन का मिलाप है। अकेला ऑक्साइड बोलूं किसका मिलाप होगा? अकेली ऑक्सीजन का मिलाप होगा। कहीं भी यदि मैं बाई शब्द का प्रयोग कर दूं ना, बाई का, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको हाइड्रोजन को पकड़ के लाना है। और जो भी ये दो यौगिक होते हैं, एक तो धातु या धातु होगी, ठीक है, एक क्या होगा आपका? कार्बोनेट या सल्फाइड। उन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा वो हाइड्रोजन, तो भी होगा उसके लिए सदैव बीच में बैठेगा यहाँ आके, ठीक है। और यदि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या हो जाए रे? आगे पक्ष की ओर जुड़ जाए, तब ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यदि आपको ये लाइनें, ये देखो है तो आपको छोटी सी लग रही है सर हमारी याद रह जाएंगे, यदि आपकी ये याद रह गई ना तो आपकी केमिस्ट्री की आधी रामायण कहानी खत्म है। कैसे? सबसे बड़ा लोचा ही यही आता है। कैसे याद करेंगे कौन सा कार्बोनेट है, कैसे याद करेंगे कौन सा सल्फाइड है? यदि ये गुण याद कर लिए ना, दूसरी एक चीज और, एक शॉर्ट ट्रिक और बना लो। जहां ये होंगे ना, यदि कोई अभिक्रिया करवाओगे तो ये मान लेना कि मेनली CO2 निकलेगी निकलेगी। जहां ये अभिक्रिया करवाओगे ना, वहां सल्फर गैस निकलने की या सल्फाइड गैस निकलने की क्या रहेगी? पूरी भावना रहेगी। यहाँ जब भी ये अभिक्रिया कराओगे, यदि यदि आपको लगता है कि सामने वाले यौगिक में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो ध्यान रखना पूरी पूरी संभावना है कि जल का निर्माण हो जाए, पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये ट्रिकें आपको बहुत कुछ याद करवाएंगे। और ये वाली कहानी है ना, ये वाली कहानी, यहाँ H2 निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि ये H2 है ना, ये मुक्त हो जाएगा यहाँ से। ये H मुक्त होगा तो कोई भाई अकेला यौगिक तो अपन लेके नहीं आएंगे। यौगिक क्या रहेंगे? संख्या में क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। दूसरे यौगिक का जो हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो H2 गैस मुक्त होने की पूरी पूरी संभावना। बाई कार्बोनेट हर अभिक्रिया में नहीं होती है, मैं मेनली बोल रहा हूँ, लगभग ये चीज होती है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये सल्फर या सल्फाइड गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ से जल का निर्माण की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। और इसमें कौन सी गैस की बनने की संभावना रहती है रे? CO2 निकलने की बार बार संभावना बनी रहती है, ठीक है। यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना और यदि कोई नॉलेज नहीं हो और वहां ऐसा ऑप्शन में हो कि CO2 निकल सकती है या हाइड्रोजन निकल रही है या ये निकल रही है, तो आपको यदि ये बेसिक नॉलेज होगा तो हाँ आप एक तुक्का मार सकते हो। कि तुक्का मारने में क्या, अपने को नॉलेज है कि यार मेरे को इतना पढ़ा हुआ है कि 80% लगभग सारी अभिक्रियाओं में ये अभिक्रिया होती हैं। अपवाद हुआ तो सबका गलत होगा, आपको ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, मैं ये आपको हाइड्रोक्साइड क्यों बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी कोई जल का अणु टूटता है तो दो तरीके से टूटता है, एक तो H+ एंड एक OH नेगेटिव। तो भी यौगिक जलीय विलयन में OH नेगेटिव में टूटते हैं वो सदैव क्षार कहलाते हैं रे। तो सदैव क्या कहलाते हैं? बेस क्षार का निर्माण करेंगे। और जो भी यौगिक जल विलयन में टूटते के टाइम यदि वो आयन के रूप में, ठीक है, आपके आयन के रूप में क्या मुक्त करते हो रे? H+ मुक्त करते हो, तो वो किसका निर्माण कर रहे हैं? एसिड का निर्माण कर रहे हैं। वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय,
एसिडिक होगा। और जो विलियन में यदि OH नेगेटिव की मात्रा ज्यादा होगी वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय विलियन होगा। ठीक है, तो आपको मैं यही बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ। इस जो आपका वर्ग ग्रुप ए है, पहला ग्रुप है जिसको अपन ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं, एस ब्लॉक का, ये सारे के सारे लोगों के लगभग क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और वो हाइड्रोक्साइड घुलनशील कहाँ पे है, अरे जल में घुलनशील है। जब जल में घुलते हैं तो इनके जो विलियन तैयार हो रहा है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी नेचर कैसी होती है, रे क्षारीय प्रकृति होती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, रे क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु। आगे से आपको रटना नहीं है कि ये क्षार धातु है। आपके दिमाग में कोई भी ये बोले कि एस ब्लॉक का पहला वर्ग क्या है, क्षार धातु है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो किसका निर्माण कर रहा है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। जब भी हाइड्रोक्साइड दिमाग में आए तो OH नेगेटिव आपके दिमाग में पहला आना चाहिए। तो और वो किस में घुलनशील है, ये देखो, यदि ये जल में घुलनशील नहीं होता तो ये क्षारीय प्रकृति का नहीं होता। फिर ये OH नेगेटिव जल के अलावा आपको मुक्त होने की संभावना नाम मात्र की रहती है। जल में खुद क्या है, जल को आप तोड़ोगे, जल जो विद्युत अपघटन कराओगे तो किस में टूटेगा, H+ एंड OH नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा किसको तोड़ दोगे आप जल में, अपन नहीं तोड़ सकते। अपन अम्ल की परिभाषा में क्या लिखते हैं, जब आप अपन एसिड और बेस पढ़ेंगे, ठीक है, तब उनमें परिभाषा में क्या लिखेंगे कि ऐसा विलियन जिसमें H+ की मात्रा ज्यादा है, अम्लीय है, और जिसमें OH नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है, क्षारीय है, दोनों की मात्रा बराबर है, न्यूट्रल। वहां कहानी यही चलेगी। ठीक है, तो यही बात है कि क्षारीय और अम्लीय प्रकृति को डिसाइड करने के लिए क्षारीय को हमेशा कौन डिसाइड करेगा, OH नेगेटिव। यदि OH नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है, आप शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हो इन चीजों को, यदि OH नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है तो वो विलियन सदैव किस प्रकृति के होंगे, बेसिक प्रकृति के होंगे, आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, और जो जिस विलियन में H पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है वो सदैव कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि इन दोनों की मात्रा यदि क्या है रे आपकी इक्वल है, तो दोनों जो विलेन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करेगा। तो जो हो गई आपकी क्षार धातु में। ठीक है, इसके अलावा क्षार धातुओं में जो ये क्षार धातुएं पाई जा रही है, दो, यदि आप इनमें से सारी उठा के देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितनी भी है इसमें, ठीक है, तो इनमें सर्वाधिक मात्रा में यदि प्रकृति में कोई दो धातुएं पाई जाती हैं तो वो कौन सी है रे, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद में पहले एक नंबर पे धातु कौन सी आती है आपकी, लिथियम। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में यदि ऊपर वाले हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन की मैं आपको कहानी बता के आया हूँ कि हाइड्रोजन ना तो धातु है और ना क्या है रे धातु है, अपने परिस्थितियों के हिसाब से क्या करता रहता है, अपने गुण बदलता रहता है। विवादित स्थान पढ़ के आए हैं अपन हाइड्रोजन का पूरा। ठीक है, लेकिन यदि आप हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ने के बाद यदि केवल यदि आपको धात्विक कोई तत्व मिलता है पहला, तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धात्विक तत्व कौन सा है रे, लिथियम। कौन सा है, लिथियम है। सबसे हल्की धातु है, सबसे कम घनत्व है इसका। ठीक है, दूसरी बात, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, उष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है रे। अब आपको यदि याद हो तो मेरे को विशिष्ट उष्मा की परिभाषा बता। इतना बताओ पहले कहाँ आई थी, फिजिक्स के कौन से टॉपिक में आई थी, उष्मा वाले, तापमान और उष्मा वाले में। जब मैंने आपको वहां अलग अलग उष्माएं लिखाई थी, गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है? अरे वो सीपी को छोड़, मैं वो तो पूछ रहा हूँ वो बता। वो तू दाब पे नियत आयतन के ऊपर वो मत बोल, नियत आयतन पे विशिष्ट उष्मा और नियत दाब पे विशिष्ट उष्मा। पहले मेरे को इसकी परिभाषा ही बता दो अकेली, विशिष्ट उष्मा की, स्पेसिफिक हीट की। हाँ साइंस है ना आपके भी। हाँ बताओ। अरे कुछ ऐसा याद है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में पिघलाने के लिए की उष्मा, ऐसा कुछ याद है आपको या भूल गए? याद है? ठीक है, तो किसी भी चीज को आपको पिघलाने के लिए जो उष्मा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। धातुओं में सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, लिथियम की होती है। इसीलिए इसको किस में काम में लेते हैं रे, बैटरी के तौर पे काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा लिथियम के उपयोग बताओ। लिथियम के उपयोग दो तीन जगह लिए जाते हैं। एक तो आपकी जो बैटरियां होती हैं, ठीक है, एक जो पुनः चार्ज की
की चार्ज की जाती हैं जो बैटरियां किसकी बनी होती हैं, कैडमियम निकल की उनकी जो बनी होती हैं। आप कैडमियम और निकल की बैटरियां अलग अलग पढ़ते हो ना, ठीक है। उनमें मेनली कौन होता है रे, लिथियम होता है। दूसरा, कृत्रिम गति प्रेरक के रूप में भी काम में लेते हैं। और कृत्रिम गति प्रेरक के रूप में इसको कहाँ काम में लिया जाता है ये बता दो अब। यानी एक आर्टिफिशियल आपको एक्यूमुलेटेड का काम करता है ये। आर्टिफिशियल किसी को मोशन दे सकता है, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से किसी को भी मोशन प्रोवाइड कर सकता है। बताओगे कोई? आपके नोट्सों में नहीं लिखा हुआ, आप ढूंढ के भी नहीं ढूंढ सकते उसको। पेस मेकर में। और पेस मेकर को यदि मैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में यदि शब्द देना चाहूं तो क्या दोगे? हार्ट। तुम लोगों ने पेस मेकर को कृत्रिम हार्ट बोल दिया। कृत्रिम हार्ट का नाम क्या बताया था मैंने? राविक। अरे पेस मेकर का दूसरा नाम, पेस मेकर किसकी जगह लगाया जाता है? एस नोड की जगह, एस नोड की जगह लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसी का नाम है। इस एस नोड को, जो इसकी गति होती है, जो इसका क्रियाविधि होती है, उसको नियंत्रित किसके द्वारा कर सकते हो आप? लिथियम की बैटरी के। यदि इसने कार्य करना बंद कर दिया है तो अपन जो पेस मेकर लगाते हैं उस पेस मेकर में किस कौन सी बैटरी लगी होती है रे? लिथियम की बैटरी लगी होती है। क्योंकि लिथियम की बैटरी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं रे? नाम मात्र के होते हैं, इसलिए अपने हार्ट में इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई लिथियम की। इसके बाद में आता है सोडियम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ रे, सोडियम को आप लिखते हो कैसे हो? एसओ, अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। एन कहां से लाए? ध्यान रखना, इसका लेटिन वर्ड है वो है नेट्रियम। का लेटिन वर्ड क्या है? नेट्रियम। इस शब्द का लास्ट जो शुरू वाले अक्षर है ना एन ए, वो यहाँ इसके क्या है रे? प्रतीक है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम में भी क्या है आपका? के है। तो उसको वो किसके द्वारा लिया गया है रे? केलियम के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? केलियम के द्वारा। ध्यान रखना, पोटेशियम और सोडियम की खोज डेवी ने की थी रे। किसने की थी? डेवी ने की थी। दूसरा, सोडियम के उपयोग, सोडियम के उपयोग, सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। बहुत बार एग्जाम में आया है रे। कोरेक्स का नाम नहीं सुना? कोरेक्स। ये क्या है आपका? सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो मेनली क्या हो जाता है आपको मिल जाता है। तो हाँ लिखो। क्षार धातु में सेकंड लाइन, बेस मेटल आर इन द एस ब्लॉक। क्षार धातु में एस ब्लॉक में, क्षार धातु में एस ब्लॉक में तथा आवर्त सारणी के पहले वर्ग में, क्षार धातु में एस ब्लॉक में तथा आवर्त सारणी के पहले वर्ग में सबसे बाएं समूह में रखी जाती हैं। क्षार धातु में एस ब्लॉक में तथा आवर्त सारणी के पहले वर्ग में सबसे बाएं रखी जाती हैं। अगला पॉइंट, इन तत्वों की प्रकृति, इन तत्वों की प्रकृति क्षारीय होती है। इन तत्वों की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि क्योंकि इन धातुओं के, क्योंकि धातुओं के
बने हाइड्रोक्साइड, इन धातुओं के बने हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। धातुओं के बने हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। और इनका विलयन क्षारीय, कोष्टक में लिख दो अत्यधिक, मोस्टली, कोष्टक में लिख देना अत्यधिक, मोस्टली। और इनका विलयन क्षारीय होता है। एक नंबर पे हेडिंग लगाओ रे, लिथियम। हाइड्रोजन क्यों नहीं पढ़ा रहा आपको पता है ना, पूरा पढ़ा के आ गया हूँ हाइड्रोजन को अलग से, पूरा टॉपिक लगा के। हेडिंग लगाओ लिथियम। तो लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व है। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व है। लिथियम इज द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व है। इस लाइन को स्टार लगा दो रे। जब भी देखा एक बात, एक सुन लेना मेरी बात। पहला तत्व है, सबसे भारी तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे धात्विक हल्का तत्व है, सबसे भारी धातु। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, एक बार अपने दोनों कान और अपनी दोनों आंखों को सही तरीके से और ऐसे पकड़ के खोल के पढ़ लेना उसको, क्योंकि वहां है ना दिक्कत ये आती है कि तुम लोग, वो पूछ रहा होता है कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताओ, और तुम उसको पढ़ते हो सब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बताओ। और वो तो धातु वाला जो पढ़ते हो ना आप, वो पहला ऑप्शन भी वही दिखता है, बोलो एल्यूमिनियम। आ रही बोलो, और आंसर क्या होता है उसका, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन चीजों को क्वेश्चन में पढ़ते समय थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। एक सेकंड जीके और जीएस के क्वेश्चन को एक्स्ट्रा दिया करो, क्योंकि वो बोलता है नहीं है, और तुम बार बार पढ़ते हो बोलो है, तब बोलो है, और जो ही उसको है पढ़ते हो ना, पहला ऑप्शन वो है वाला मिलता है, और फिर बाहर आके बोलते हो ना, बोले ये तो सही है, साथ वाला बोलता है बोले ये गलत है, ये नहीं है। बोले यार, ओ बोले वो तो दिखेगा नहीं, ऐसा हुआ होगा, होता है ना ऐसा। तो ध्यान रखना, सही नहीं है, गलत नहीं है। ध्यान रखना, गलत नहीं का अर्थ है अगला ये बोल रहा है कि सही कौन सा है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज है ना, अपन ने क्या, अपनी हिंदी बहुत हाई क्लास रही हुई है। अपन जो हिंदी पढ़ के आए हैं वो धरती की सबसे बेहतरीन हिंदी थी। अपने को कहीं कहीं का नहीं छोड़ा हिंदी वालों ने। तो थोड़ा सा अपने को सब्र करके पढ़ लिया करो, जीके जीएस के क्वेश्चन में यदि गलती होती है ना कई बार आपको आते हुए, तो वो इसीलिए हो जाती है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो रे। लिथियम वायु की अधिकता में लिथियम वायु की अधिकता में दहन करने पर दहन करने पर मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाता है, मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाता है। बताओ, दहन की परिभाषा बताओ।
बस बस इतनी चाहिए अपने को, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप किसी भी चीज को जला दो रे, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। सीधी सी बात दिमाग में फिट कर लेना, बहुत बार ये शब्द आएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? ये ब्लॉक आएंगे ना, वहां मैं बोलूंगा बार बार दहन दहन दहन, तो आपके दिमाग में ये एक ध्यान रखना, एक सीधी सी बात आना चाहिए, कौन सी चीज उपस्थित है रे साथ में? O2। O2 की उपस्थिति में आप किसी भी चीज को जलाते हो, क्या कहलाता है रे? दहन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सबसे हल्की सबसे हल्की धातु कोमा सबसे कम घनत्व वाली धातु है। सबसे हल्की धातु कोमा सबसे कम घनत्व वाली धातु है। अगला पॉइंट, लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। लिथियम इज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। पहले वाली दोबारा बोलूं, सबसे हल्की धातु कोमा सबसे कम घनत्व वाली धातु है। उपयोग लिखो रे, यूज। पहला उपयोग लिख दो, मोबाइल बैटरी। जहां भी लिथियम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वहां आपको टेलीकॉम कंपनियों के जो मोबाइल बनाती हैं, वो सारे के सारे प्लांट आपको वहीं लगे हुए मिलेंगे रे, अर्थात चाइना। चाइना में ऐसा नहीं है कि चाइना में लिथियम, आपके लिथियम का प्रोडक्शन ठीक है इसलिए वहां क्या पाए जाते हैं रे, लगभग प्लांट वहीं पाए जाते हैं। अब लिथियम का प्रोडक्शन भारत स्टार्ट कर रहा है, इस कारण एक दो खानों की ओर खोज की है, तो उनके प्रोडक्शन स्टार्ट होने की वजह से भारत की ओर शिफ्टिंग चालू हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई पॉलिसियां सरकार लेके आ गई है तब भारत की ओर आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, अगला एक और है, मैं आवेशित बैटरी रिचार्जेबल, मैं आवेशित बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है, उनमें कौन सी काम मिली जाती है रे? लिथियम। और जो ये पुनः आवेशित बैटरी होती है, या तो ये बनी होती है किसकी रे? निकल की, या कैडमियम, या लिथियम की। पुनः आवेशित बैटरियां तीन टाइप की होती है, निकल की, कैडमियम की एंड लिथियम की। सबसे बेस्ट बैटरी कौन सी है इनमें? लिथियम। और अगला लिख दो रे, कृत्रिम गति प्रेरक के रूप में। और कोष्टक में लिख देना, एस नोड की क्रिया विधि में, मैकेनिज्म ऑफ एस नोड लिखा हुआ नहीं है उसे कोष्टक में, एस नोड की क्रिया विधि में। मैकेनिज्म ऑफ एस नोड। चलो रे, एक बात और बताओ, पेस मेकर आलिंद में लिखता है कि नीले में? आलिंद। लेफ्ट या राइट? हाँ, आप ऐसा ही बनाते हो, एक बार अपन भी ऐसा ही बना लेते हैं। चार भागों में बांट दिया। ये क्या है? ये वाले नीले हैं क्या? वेंट्रिकल या आर्टिकल? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ लगा होता है कि यहाँ लगा होता है?
इस साइड वाले में। तो कई बार पोजीशन पूछ लेता है आपको, एस नोट की पोजीशन या लगाए हुए पेस मेकर की पोजीशन किस में है। तो आलिंद और नीले ऑप्शन में वे तो बात बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि अगला दो ऑप्शन और क्या देगा आपको। ठीक है, इसलिए वो क्या देता है आपको, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इस तरीके से, ये दिल उल्टा है कि सीधा है रे। सीधा है या उल्टा है। तारक खत्म है कहानी। इसमें वाल कितने लगे हुए हैं। 4, 8, 7। एक आध और बोल दे यार। 4, 8, 7 कट्ठे लगाऊं होता ने। अरे दो जोड़ी, दो जोड़ी होते हैं यहाँ, और ऊपर खड़ा है, खड़ा है अड़े। अरे रुक जाओ, तारा लाग गा ऊपर, मन बूझ लो कट लाग रहे हैं तारे। हाँ, ये जो आपकी माँ धमनी और माँ शीरा होती है ना, यहाँ लगा हुआ होता है बाकी। तो फिर जो फेफड़ों से रक्त आया है या शरीर से रक्त आया है वो वापिस से इन्हीं में न चलाए। कौन से पार्ट में शुद्ध रक्त है। लेफ्ट, दाएं और बाएं में। दाएं में देखो, मैं जो याद करने का तरीका बताता हूँ, दायां दायां यानी सीधा, सीधा यानी सही, बायां यानी गलत। ठीक है, तो गलत भाग में सही चीज होती है इसमें। ये चीज शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रख लेना इसको। दाएं दाएं को अपन क्या मानते हैं, हमेशा सीधा मानते हैं ना, सही मानते हैं। और बाएं को क्या मानते हैं, गलत। तो बाएं भाग में आपका क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख लिया करो। अरे एक ऐसा अपवाद बताओ, एक ऐसा अपवाद बताओ, तो जैसे धमनी होती है आपकी, धमनी, आर्टरी बोलते हैं क्या इसको, और सीरा को वेन। हाँ, धमनी, ये शुद्ध रक्त लेके जाती हैं क्या शुद्ध लाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है ऑलवेज। इसमें, इसको छोड़ के, माँ धमनी को। फिर इसको धमनी क्यों बोलते हो रे, हैं। इसको क्या लेके जाती है, आराम से तसल्ली से बोल। तो भी हार्ट को ब्लड से, जो आपका ब्लड होता है उसको यदि हार्ट से आपकी दूर लेके जाती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, अरे धमनियां। धमनियों की मुख्य परिभाषा है ये, अशुद्ध या शुद्ध वाली परिभाषा तो यहाँ के फेल हो जाएगी। इसका एक ही बात है, यदि आप हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहे हो धमनी कहलाएंगे, और यदि पास लेके आ रहे हो तो क्या कहलाएंगे रे, सीरा कहलाएंगे। ठीक है, वेन में सदैव अशुद्ध रक्त, अनोक्सी रक्त बहता है, ऑलवेज बहता है, नहीं बहता। किसका अपवाद छोड़ के, माँ सीरा, इंग्लिश मीडियम वाले पल्मोनेटरी आर्टरी एंड पल्मोनेटरी वेन। ये कहां से रक्त लाती है रे, ये कहां से रक्त लाती है हार्ट की ओर, फेफड़ों से। ये फेफड़ों से जो आपके फेफड़े हैं, और उन फेफड़ों के मध्य जो शिरा काम करती है वो कौन सी है रे, माँ शिरा। और फेफड़ों की ओर जो रक्त लेके जा रही है शुद्ध, वो कौन सी है आपकी, माँ धमनी। यदि इन दोनों के मध्य यहाँ एक छेद हो जाता है तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, ठीक है, इतना इतना ही पढ़ाएंगे, हट आगे चलो अपने सोडियम पे। सोडियम, Na, लैटिन वर्ड, लैटिन नाम, नेट्रियम, लैटिन नाम नेट्रियम। खोजकर्ता, एम्फ्रे,
देवी, एम्प्रे देवी, और कोष्टक में लिख दो रे सोडियम व पोटेशियम दोनों का खोज करता है ये। अयस्क और अयस्क, ट्रोन, साधारण नमक, कोरेक्स, चिल्ली साल्ट पीटर, ये नाम बहुत आएगा रे, ये यही नहीं आएगा, 2-3 जगह और भी आएगा। चिल्ली साल्ट पीटर, Na2C4O7 डॉट O7.10H2O, और ये NaNO3 है ना, NaNO3, एग्जाम में अब तक हाईएस्ट नंबर है इसका आने का। 2 तरीके से आया है, आयस के तौर पे तो आया ही आया है, आयस के तौर पे चिल्ली साल्ट पीटर भी बहुत आया हुआ है, ठीक है, लेकिन बोरेक्स के सूत्र के मामले में 3 से 4 बार आ गया है। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला है ना, इसके चक्कर में 3 से 4 बार आ गया, इसलिए मैं इसको डब्बा बना के बंद कर रहा हूँ। तो इसका ये फॉर्मूला याद रखना, नीचे वाला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बोरेक्स का जरूर याद रखना। Na2B4, कहने को बताऊं, शॉर्ट फॉर्म बताऊं, आप पहले तो ये याद कर लो कि किसका किसका अयस्क है, सोडियम का, तो सोडियम तो आना ही आना है, ये अपने वाले ये याद रह जाएंगे आपके आगे, 10H2O, ये याद रह जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और जहां तक क्या पता है एग्जाम में दे भी नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये दे ही, क्योंकि जो ही आप गर्म करोगे ये भग जाएंगे, ये गर्म करते भाग के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको देखो इसके नाम पे वो शुरू में क्या आ रहा है, वो अनाथर्ड बोरेन, बस ये ले आना उठा के, तो ले आए, ऑक्सीजन आपको दिमाग में आ ही जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की, ये दोनों क्या है प्लस में, ये क्या है अकेला माइनस में, तो बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो Na2B4O7 का फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत हाईएस्ट बार आए हुआ अब तक ये फॉर्मूला आपके लिए एस के तौर पर, कि बोरेस एस का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, आगे लिखो, साधारण नमक का फॉर्मूला बताओ रे, NaCl। अगला पॉइंट लिखो, लिखना बोरेक्स का उपयोग बोरेक्स का उपयोग बोरोसिलिकेट बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरेक्स का उपयोग बोरोसिलिकेट ग्लास, पोस्ट में लिख देना पायरेक्स ग्लास, बनाने में किया जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास या पायरेक्स ग्लास को बनाने में किया जाता है। अब ये नाम ही आपको अजीब लग रहा है, बस आगे आगे वाली जो लाइन लिखोगे समझ में आ जाएगा कि आपने काज देख रखा है। बोरेक्स का उपयोग बोरोसिलिकेट ग्लास या पायरेक्स ग्लास को बनाने में किया जाता है, जो तो ताप के लिए, जो ताप के लिए संवेदनशील, जो ताप के लिए संवेदनशील तथा तथा उच्च सामर्थ्य वाला होता है, तो ताप के लिए संवेदनशील तथा उच्च सामर्थ्य वाला होता है।
लाइन समझ में आई है क्या कहना चाहती है? कि जो आपका ये पायरेक्स ग्लास है, ये ताप के प्रति संवेदनशील, अर्थात यदि आप इसको गर्म करते हो तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसकी सामर्थ्य क्या होता है रे, ज्यादा होता है। अर्थात यदि इसके ऊपर किसी चीज का आपने लोड डाल भी दिया, अब मैं बताऊं, आपने ये पुल देखे हैं ना बने हुए, जिन्होंने देखो चाइना वालों ने कई पुल बना रखे हैं जो कांच के ऊपर बने हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वो आर पार दिखते हैं उनमें से। वो कौन से ग्लास है रे? ये पायरेक्स ग्लास होती हैं, क्योंकि इनकी सामर्थ्य क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, पोटेशियम। पोटेशियम, लैटिन नाम क्या है रे इसका? गैलियम। गैलियम। एस क्लिक हो रे। तो भारतीय साल्ट पीटर। क्या इसका दूसरा नाम है बंगाल साल्ट पीटर? क्या इसका तीसरा नाम है नाइट्रे? और फॉर्मूला है, नाइट्रे के नाम से फॉर्मूला बता दो रे एक बार इसका। KNO3। क्यों, सोडियम का है तो के तो लाना ही पड़ेगा आपको, और नाइट्रे के नाम से आपको NO3 दिमाग में आना चाहिए। इसके अलावा लिख दो कोरंडम। फेल्सफेयर। फेल्सफर है। फेल्सफर। अगला लिखो कार्नोलाइट, कार्नालाइट। कार्नालाइट। ऐस्क में चल रहा हूं, फिर रह गया। क्या? अरे, वैसे वहां आपने दो को स्टार लगाया था, चिल्ली साल्ट पीटर को और बोरेक्स को। यहाँ किसको स्टार लगाओ? कार्नालाइट को। अब तक मैक्सिमम पूछा हुआ। फॉर्मूला लिख दो रे, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इस कार्नालाइट का एक उपयोग लिख दो रे, यही नीचे तुरंत तुरंत ही। जिन जो मिट्टी नहीं होती, जिनमें अम्लीय की अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं रे? कार्नालाइट का। तो लिख दो ना, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में। अगला है, लिख दो पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी। फॉर्मूला बताओ रे फिटकरी का। K2SO4 डॉट Al2। आगे, K2SO4 डॉट Al2SO4। कितनी लगाऊं पावर? 3। ओके, डॉट 24H2O। ये आपके दो यहाँ स्टार वाले हैं रे।
फिटकरी के उपयोग बताओ रे। इसमें हाँ, पहला रक्त का थक्का बनाने के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनाने के लिए, जो आपकी क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो करने के लिए। इसके अलावा पानी को साफ करने के लिए। के दो महत्वपूर्ण यौगिक लिख दो रे। पहला केसीएल नाम, इसके दो यौगिक हैं। केसीएल नाम क्या है इसका? पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको एक फॉर्मूला किसकी भांति दिख रहा है? कोई बताओगे आपको? एक ऐसा कोई फॉर्मूला एक और आता है लमसम, NaCl की भांति दिख रहा है ना? तो इसकी संरचना किसकी भांति होती है रे? नमक की भांति होती है, NaCl की भांति। वैसे वैसा ही होता है ये, किस लिए? ठीक है, तो लिखो इसका पहला पॉइंट NaCl के लिए। NaCl की तरह रंगहीन। NaCl की तरह रंगहीन वह घन क्रिस्टलीय है। और KCl का उपयोग कहाँ करते हो? ऐसे व्यक्ति कौन कौन है जिनके घर पे खेती का काम होता है? उपरात करो। तुम लोगों को नहीं बता रहे KCl का उपयोग कहाँ करते हो? कहाँ? अरे लाल दवाई कहाँ? आपके यूरिया वाले कट्टे आते हैं ना, या DAP वाले, उनके ऊपर देखना ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा कंपोनेंट में आपको। तो अर्थात किसमें? उर्वरक बनाने में। और लास्ट एक और लिख दो रे इसका फॉर्मूला, KOH फॉर्मूला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मार्केट में किस नाम से बिकता है? कास्टिक पोटास, व्यापारिक नाम। आपका गुरु फर्स्ट लाइन रह गई, 11 बज गए। एक तो सीजियम की रह गई, एक फ्रांसियम की रह गई। फ्रांसियम तो कौन सा एक तत्व है आपका? रेडियो एक्टिव है, जो आपको रेडियो एक्टिव 6 से प्राप्त होता है। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वो, 6 से प्राप्त होता है। जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है उससे प्राप्त होता है। एक सीजियम की है। सीजियम जो परमाणु घड़ी नहीं होती, परमाणु घड़ी, उसमें काम में लिया जाता है सीजियम को। सीजियम, सीजियम, रूबिडियम का कोई काम नहीं है। तो ये दो पॉइंट रहे हैं, कल आप मेरे को याद दिला देना कि ये दो पॉइंट लिखवाने। एक तो सीजियम वाला, वो कहाँ काम में लेते हैं? परमाणु घड़ी में काम में लेते हैं। और एक फ्रेंडशियम वाला। बाकी आपका ये कंप्लीट हो गया है। देखो रे, यहाँ से तुम लोग इसका पहला काम ये आपको कैसे याद रहेंगे, घर जाने के बाद में तुरंत के तुरंत मत लिख देना, ठीक है? उसके बाद में आप इसको ये सारणी बनाना। ये सारणी बनाने के बाद में बिना देखे बनाओगे रे, ठीक है? परमाणु क्रमांक याद रहने लग जाएंगे बिना देखे, 2 8 वाले तरीके से बनाओगे तब, ठीक है? दूसरा, आपको ये आवर्त याद रहने लग जाएंगे, कौन सा आवर्त कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहीं हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम की बातें यहीं की यहीं लिख देनी है, पोटेशियम की बातें यहीं की यहीं लिख देनी है,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब की बातें, इनके सब के एस्क आप लिख के याद करोगे तभी याद होंगे। मैं अभी कह देता हूँ, यदि रटने की कोशिश की तो ये मान लेना गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, इसका जो सबसे मेन एस्क है वो कौन सा है? बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखोगे। इसके अलावा मेन कौन सा है? चिल्ली साल्टपेटर, वो याद रखोगे। पोटेशियम में मेन कौन सा है? करंट लाइट, ठीक है, उसका फॉर्मूला KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और है, वो कौन सा है? कोरेंडम, वो तो नॉर्मल है। एक चीज और ध्यान रखना रे, इनको पढ़ना जरूर, इनके एस्कों को। कई बार क्या होता है, ये जो मैन है ना, मैन है, ये तो अपने दिमाग में होते हैं, ये देता ही नहीं अगला। इसीलिए मैंने लगभग एस्क ना छाट के हर एस्क लिखा आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, कल दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, आगे वाले में तो मेरे को दिक्कत ही नहीं आएगी। जब मैं आपको आगे ब्लॉक वाले में चलूंगा ना, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो आएगा, तो डी ब्लॉक को मेरे को ऐसे पढ़ाना है। 20 से 3 से लेके 12 तक मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि उसमें तो 3 3 धातुएं आती हैं, उनको ऐसे पढ़ ही नहीं सकते अपन। कैसे पढ़ना पड़ेगा उनको? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, या 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, उनको ऐसे पढ़ना पड़ेगा अपने को। क्या आप ध्यान रखो, ये आपको ये टेबल बना के इसी तरीके से याद करनी है। ये टेबल आज बनी है, कल भी एक ऐसी दोबारा बनेगी, ठीक है। तो ये इनको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना रे।